92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आयुष तिवारी की लिखी कहानी जेब वाली पर्ची, बिना किसी एड ब्रेक के। दूर कहीं मंदिर का घंटा बज रहा था और उसको सुन के बालकिशन की आंखों में पानी बढ़ रहा था। जोर जोर से हरे रामा 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 हरे हरे सुनाई देता और बालकिशन अपने किशन मुरारी को छाती से लगा के उनकी जी भर की सेवा को तड़प उठते। सोचते कि ऊपर जाके क्या जवाब देंगे अपने सखा को। बचपन से जिसके साथ बिना नागा हर दिन बिताया, उससे अब क्यों मुंह मोड़ लिया। कहते भी क्या बालकिशन, उनको तो लग गया था रोग, जहर खाते नहीं बना था तो कसम खा लिए थे, मरते मर जाएंगे मगर अपनी बेटी का मुंह नहीं देखेंगे। जिस याद शहर से अपना बचपन, जवानी और लगभग आधा बुढ़ापा बांटा था, उससे एक दिन चुपके से सब चुराकर पर्स की जेब में एक पर्ची छुपाए यहां दिल्ली भाग आए थे। बालकिशन पांडे 50 पार थे। क्या काम मिलता। यहां पुजारी भी मंत्री की सिफारिश से बनते हैं। उनकी सिफारिश बेचारे ऊपर वाले ने की थी, सो सिर्फ चौकीदार बन पाए। आदर्श नगर सोसाइटी के बड़े रौबदार से गेट पे सड़ी सी कुर्सी पे बैठे कभी कभी उस पर्ची को निहारते बालकिशन की जिंदगी कट रही थी। कॉलोनी वालों में भी उन्होंने अपनी छवि खड़ूस वाली बना रखी थी। कम बोलना ही क्या डरावना था, जो कभी कभी ऐसे काम कर देते कि लोग उनके आसपास भटकना तक पसंद नहीं करते। जैसे दास साहब को उनकी लड़की की जिद पूरी करते देख के बालकिशन ने एक बार उनको डांट लगा दी थी। लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, बिगड़ जाती हैं। दास बाबू को बुढ़ापे का लिहाज ना होता तो वो बालकिशन की छुट्टी करवा देते। फिर जब पिछली दिवाली रोशन ने दिवाली पे घर जाने का सवाल किया तो चिड़चिड़ा के बोले, हमारा मन रमजाए या नहीं। बस बालकिशन काम में अच्छे और ईमानदार थे, इसलिए वहीं टिके रहे, मगर अकेले। लेकिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही बालकिशन को भी सहारा मिल गया था। आधी काली आधी सफेद, माथे पे काले टीके और टेढ़ी पूंछ वाली बिजली। वो बाकी कुत्तों की तरह मुंह दबा के भागने वालों में से नहीं थी। उल्टा मजाल थी कि कोई रात में उसकी इजाजत के बिना कोई गेट पार कर ले। आसपास के कुत्तों से लेकर गुजरने वाले मवालियों तक सब में उसकी दहशत थी। वो दिन भर गेट के पास सोती और रात भर वहां पहरेदारी करती। 2 बार चोरों को अकेले ही खदेड़ चुकी थी, इसलिए कॉलोनी वालों ने उसके खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी थी। मगर बालकिशन को बिजली से खासी दिक्कत थी। बचपन से ही उनको कुत्तों को खदेड़ने की आदत रही है, इसलिए उनके कन्हैया के हिस्से का प्रसाद कोई चोरी करके खा जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। सो वो आदतन बिजली को अपने पास से हमेशा खदेड़ दिया करते। मगर गेट वाली वो जगह बालकिशन से पहले बिजली की हुआ करती थी। बालकिशन के ऐसे बर्ताव की वजह से बिजली और बालकिशन में खासा दुश्मनी हो गई थी। बिजली बालकिशन को आसपास गुजरता देखती और शुरू हो जाती, वां वां वां। यही नहीं, बालकिशन के गेट से नदारद होते ही उनका खून जलाने के लिए अक्सर वो कुर्सी के पास आके बैठ जाती। बालकिशन ने भी बदला लेने के लिए एक डंडा वहां रखा था, मगर बिजली अपने नाम की तरह तेज तर्राट थी। बालकिशन के दिखते ही वहां से भाग जाती। इस एक दुश्मनी के अलावा बालकिशन की जिंदगी रोज की तरह ही चल रही थी। वही तड़के साहब लोगों का दूध लाना, दिन में सब्जी वगैरह और देर शाम किराने और जरूरत का सामान। एक शाम जब वो वर्मा जी के सामान के पैसे दुकान के बाहर गिन रहे थे कि अचानक एक आदमी उनके हाथ से वो पैसे छीन के ले भागा। बुड्ढी हड्डियों में इतनी जान कहां थी कि उसका पीछा करता, बस चिल्लाते रह गए, ए रुक, कोई पकड़ो मेरे पैसे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लोग रुके लेकिन सिर्फ तमाशा देखने के लिए। मगर किस्मत से बगल वाली दुकान पे बिजली इमरती के दोनों में हाथ साफ कर रही थी। बालकिशन की आवाज सुनते ही वो चौकन्नी हो गई और अपने नाम के अनुसार बिजली की स्पीड से चोर को 20 फीट की दूरी पे गिरा लिया। पब्लिक को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। चोर के जमीन पे गिरते ही हट्टे कट्टे जवान सब उस पे पिल पड़े। बालकिशन भागते हुए वहां पहुंचे और भीड़ से जूझते हुए उस चोर तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से जाके उसके हाथ से अपने पैसे लिए और भीड़ से बाहर आके आंखें बंद कर लीं। फिर ऊपर वाले का नाम लेके एक लंबी सांस ली। जब आंखें खोली तो सब जा चुके थे, बस बिजली कुछ दूर पे खड़ी उनकी ही तरफ देख रही थी।
उसको देखते ही बालकिशन को अपने पिछले सारे बुरे बर्ताव याद आने लगे। कैसे वो लगभग रोज ही डंडा लेके उसको अपने पास से भगा दिया करते थे, कैसे खाना खाते वक्त बिजली को आसपास देख के उनका खून खौल जाता था। खाना बच भी जाए तो वो उसको कभी कुछ नहीं दिया करते। कुत्ते उनको हमेशा गाली ही लगते थे। ये सब सोच के उन्हें खुद पे जोर की खींच उठी। अगर आज बिजली उस चोर को न पकड़ती तो 2 महीने की तनख्वाह पानी हो जाती। क्या खाता, कैसे रहता, दिल से पछतावा उनकी आंखों तक पहुंच गया और बालकिशन बिजली पे आए प्यार को छुपा नहीं पाए। हल्का सा मुस्कुरा के उन्होंने उधर देखा और उसकी तरफ आगे बढ़े, मगर बालकिशन को अपने पास आता देख बिजली जोर जोर से भौंकने लगी और बालकिशन वहीं ठिठक के खड़े हो गए। उनको एहसास हुआ कि आज जो हुआ था वो बिजली का पहला कदम भर था। उसने सिर्फ एक शुरुआत की थी, उन पे यकीन नहीं किया था। उनके बीच की दूरियां पाटना अभी बाकी था। बालकिशन को पत्थर के अपने किशन मुरारी को मानना तो आता था, पर दिल कैसे जीते जाते हैं इस कला में वो अभी भी पहले ही जितने कमजोर थे। कुछ दिन तो बालकिशन को कुछ नहीं सूझा, बस वो बिजली से जितना दूर हो सके उतना रहने लगे। गार्ड वाला डंडा भी गेट के पीछे छुपा दिया। उनकी मंशा यही थी कि किसी भी तरह बिजली उनसे डरना बंद कर दे। असर हुआ, मगर धीरे धीरे। हफ्ते भर के अंदर ही बिजली बिना हिचकिचाए उनसे थोड़ा दूरी बना के अगल बगल से जाने लगी। पर अभी बालकिशन की जरा सी हरकत पे वो चौकन्नी हो जाती। वो तो साहनी मैडम को उसको बिस्किट खिलाते देख उनको समझ आया कि बिजली उनके आगे पीछे इतना क्यों डोलती रहती है। शाम को ही वो 2 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट लेके बिजली के पास पहुंच गए। पुचकार के उसे बुलाया, पर बिजली एक टक उनको देखती रही। दुश्मन का प्यार अक्सर खतरनाक ही होता है, ये वो समझती थी। कुछ न होते देख बालकिशन ने पैकेट से एक बिस्किट निकाल के उसको दिखाया। बिजली के शरीर में एक हलचल हुई। वो अपने सर को थोड़ा सा घुमा के बालकिशन को देखने लगी, मगर आगे नहीं बढ़ी। हालत यह हुई कि बालकिशन को बिस्किट बिजली तक फेंकना ही पड़ा, जिसको बिजली ने हवा में ही लपक लिया। और इस तरह बालकिशन और बिजली के बीच बिस्कुटों का दौर चल पड़ा। मगर वहीं दूर से बालकिशन जरा पास आते तो वो फौरन भाग जाती। लेकिन एक दिन अचानक जोर से बारिश आ गई और जो शुरू हुई तो बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बालकिशन तो अपने गार्ड रूम में घुस गए, मगर बिजली गाड़ियों के नीचे छुपने की बेकार कोशिशों के बाद बिल्डिंग के कोने में भीगने से बचने की बेकार कोशिश कर रही थी। उसने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं था। बालकिशन से इस बार रहा नहीं गया। वो छाता लेकर बाहर निकले और बिजली के सामने जाके खड़े हो गए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। वहीं 2 पल तक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर बालकिशन ने जेब से बिस्किट निकाला और बिजली की तरफ बढ़ा दिया। बिजली भी थोड़ा सा उठ के बैठ गई। बालकिशन ने उसकी तरफ देखा और फिर बोले, यहाँ ऐसे भीगती रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी, चल वहां। और बिस्किट उसकी तरफ करके वापस अपने गार्ड रूम की तरफ बढ़ गए। बिजली भी धीमी घबराई चाल से चल के उनके पीछे चल दी। कमरे में पहुंचते ही बालकिशन ने एक बोरी उठा के कोने में रखी और बिस्किट वहां रख दिए। बिजली वहीं बैठ के बिस्किट खाने लगी और खा के फिर वहीं बैठी रही। सुबह जब बालकिशन की नींद खुली तो उनकी कुर्सी के पास बिजली बैठी थी। उसको देख के बालकिशन मुस्कुरा दिए। बिजली का खुला हुआ मुंह कुछ कुछ मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, जैसे कह रही हो, तुम खुश होते हो तो मुझको अच्छा लगता है। बालकिशन पैरों को मोड़ के नीचे बैठ गए और आज पहली बार उन्होंने बिजली के सर पे हाथ फेरा। उनका हाथ फेरना था कि बिजली उनकी बाहों के बीच से होकर उनकी छाती से जा लगी और उनकी गाल चाटने लगी। बालकिशन को गुदगुदी हुई और उनको हंसी आ गई। एकाएक एहसास भी हुआ कि असली में हंसे उनको कितना वक्त हो गया था। इसके बाद से बालकिशन और बिजली की खूब घुटने लगी। दोनों पूरे वक्त साथ रहते। खाना भी उनका लगभग साथ ही होता और पानी तो वो उनकी बोतल वाला ही पीती। असल में बिजली को ऊपर से गिरते हुए पानी को पीने में बहुत मजा आता था। उसके कटोरे में दिया हुआ पानी वो प्यास लगने पर ही पीती, लेकिन बोतल का पानी जब भी उसके सामने गिराया जाता वो फौरन अपनी जीभ बड़ा करके उसको पीने लगती। बालकिशन को उसको ऐसा करते देख बहुत अच्छा लगता। वो ये भी भूल गए थे कि कभी उनको
यही आदत बेहद खटकती थी कि कैसे वो अपनी बेटी मधु को बोतल के ऊपर से पानी पीते देखते तो डांट दिया करते, ऐसे बोतल से पानी पीने से फेफड़ों में पानी भर जाता है, बैठ के पानी पिया करो। और कैसे मधु भी बदले के तौर पे जब वो मंदिर में सबको चरणामृत बांट रहे होते तो नसीहत देते हुए चली जाती, ऐसे खड़े खड़े चरणामृत पीने से फेफड़ों में चरणामृत पड़ जाएगा, तब भगवान नहीं आएंगे बचाने। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाप बेटी की इस नोकझोंक का खूब लुत्फ लिया करते। सामने वाले रमाकांत शर्मा तो हमेशा कहते, अरे 3-3 लड़के हमारे पर चैन एक से नहीं, तुम किस्मत वाले हो बालकिशन जो घर पे सीधे ही लक्ष्मी जी आ गई। एक दिन रमाकांत ने उनके सामने अपने दिल का प्रस्ताव रख ही दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए मधु का हाथ मांग लिया। बोले, बालकिशन, न दूर देश का रोना, न अजनबी के हाथों में अपने कलेजे के टुकड़े को देने का डर, उल्टा 2 घर एक हो जाएंगे। तुमको या मधु को कोई एतराज हो तो कोई बात नहीं। बालकिशन तो उछल के रमाकांत के गले ही लग गए थे। बेटी के चले जाने के उस जीवन भर के डर को रमाकांत ने एक चुटकी में छू कर दिया था। बालकिशन ने देर न करते हुए मंदिर के ही लड्डुओं से रमाकांत का मुंह मीठा कर दिया, लेकिन वक्त की करवट को वो रोक नहीं पाए। शादी से बस 1 महीना पहले मधु किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। जिस रमाकांत के मुंह से बस अपनी बिटिया की तारीफें सुना करते थे, उन्हीं रमाकांत के मुंह से अब वो मधु के लिए बुरा बुरा कैसे सुनते। मधु ने सब कुछ बदल दिया था, बालकिशन को भी और एक पिता के अपनी बेटी के लिए प्यार को भी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। यहां दिल्ली में मौसम आहिस्ता आहिस्ता करवट ले रहा था। सूरज जो बेपरवाही से आसमां को अपना समझ बैठा था, उस पर चुपके से सर्दी ने हमला कर दिया था। धुंध ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। इसका फायदा उठा के रात ने सूरज का काफी सारा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। दिख रहा था कि कैसे रात अपनी शान और ताकत दिखाने जल्दी नजर आने लगी थी, और उसके डर से रास्ते जल्दी खाली हो जाया करते, देर से ही भरते। इस बीच का खालीपन बालकिशन को काटने दौड़ता। अब और कोई तो था नहीं उनकी सुनने वाला, तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। वो अपने दिल की सारी बातें अब बिजली से करने लगे थे। उनके किस्से कॉलोनी के लोगों से लेकर याद शहर तक जाते, मगर कभी उनके अपने खुद के घर में नहीं घुसते। लेकिन एक रोज जब वो एसटीडी बूथ पे गए तो वहां से रुआं से बाहर निकले। न बिजली की तरफ देख के मुस्कुराए, न उसको प्यार से पुचकारा, बस बेसुध चलते चले गए। बिजली भी उनके पीछे पीछे होली। न उनको गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी, न टकराते हुए कंधे दिख रहे थे। वो तो बस वैसे ही अधमरे से चले जा रहे थे, और उनके संग संग बिजली भी भटक रही थी। उनको होश आया जब बिजली के चीखने की आवाज आई। हड़बड़ा के देखा तो वो डर गए। एक गली के 4-5 कुत्तों ने बिजली को घेर लिया था। बालकिशन को होश ही कहाँ था कि बिजली को हर कहीं हर वक्त उनके साथ आने जाने की आदत पड़ चुकी थी। बालकिशन को एकदम से अपने गार्ड वाले डंडे की याद आई, पर वो तो वहीं गेट पे छोड़ आए थे। वो उन्होंने तिल मिला के आसपास पड़े पत्थर उठा के उन कुत्तों पे फेंकना शुरू कर दिया, और वो एक एक करके वहां से भागने लगे। मगर तब तक बिजली को कई सारी जगह चोटें आ चुकी थीं। वो बालकिशन के पास पहुंचने पर वहीं पड़ी पड़ी बस पूंछ हिलाती रही, और बुझे दिल को बरसने की एक और वजह मिल गई थी। अपनी गोद में बिजली को उठाए बरसती आंखों के साथ बालकिशन वापस आदर्श नगर सोसाइटी के उसी बड़े रौबदार गेट के पास पहुंच गए। मिन्नतें करके एक कंपाउंडर को अपने साथ ले आए। उसने मरहम पट्टी की और बोला, बहुत मामूली चोटें हैं, कुत्तों को लगती रहती हैं, वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। बालकिशन को मन तो किया कि उसको धक्का दे के गिरा दे, ताकि उसको पता चले कि किसी को भी अगर लगती है तो दर्द और तकलीफ बराबर ही होती है। पर उन्होंने बिना कुछ कहे उसको पैसे दिए और बिजली को गोद में लेटा के सहलाने लगे। उस दिन उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, उल्टा वो बिजली को पूरा खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिजली ने उतना ही खाया जितना वो रोज खाती थी। फिर उन्होंने उसको उसके कोने वाले बोरे पे लिटा दिया
और खुद कुर्सी पे बैठ गए। मगर नींद थी कि उनकी आंखों से नदारद थी। रात में जब सन्नाटा पसरा तो अकेलेपन से जूझते बालकिशन की धीरे से आवाज आई, बिजली बिजली। बिजली गेट के कोने में से सर उठाकर देखने लगी, मगर वहां से हिली नहीं। वो अब भी सुस्त दिख रही थी। बालकिशन वहीं से बोले, नींद नहीं आ रही क्या तुझको? और उसके बगल में जाके बैठ गए। हाथ से सर पे थप्पियां देते रहे और उसको वही लोरी सुनाने लगे जिसको सुना के वो कभी अपनी बेटी मधु को सुलाया करते थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। वो अब किसी और ही दुनिया में थे, किसी और ही तकलीफ से जूझते हुए बेसुध अपने मन की बड़बड़ाए जा रहे थे। मधु की माँ तो उसको जनते ही परलोक से धार गई थी। फिर उनको याद आया कि बिजली को क्या पता कौन मधु कौन उसकी माँ। तो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, अरे मधु मेरी बेटी, एक कलाई भर जितनी थी तब, रूई जैसी मुलायम मुलायम और पारे जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली। इतनी सुंदर पूरे मोहल्ले में न तब कोई थी न आज है। मधु की माँ के जाने के बाद लोगों ने कहा था कि दूसरी शादी कर लो, मगर हमसे ना हुई। फूल की बच्ची को कहीं कोई शूर्पणखा मिल जाती तो हम तो राम बन के सह लेते, मगर वो बेचारी को तो घर में बनवास मिल जाता। अरे वही थी जिसके बल पे पहाड़ से जिंदगी पलक झपकते निकल गई। वरना गौरी के बिना हम रह पाएंगे हमने सोचा भी नहीं था। हमने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी, मगर कुछ कमी रह तो गई होगी, तभी तो वो हमारे खिलाफ हो गई। और बालकिशन एक बार फिर अतीत की एक दोपहर में खड़े थे, अपने पड़ोसी से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के बाद घर पे मधु से बातें कर रहे थे। मधु, हम तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब शशि में कोई कमी थोड़ी है, एडहॉक पे लेक्चरर बनने वाला है, जल्दी परमानेंट भी हो जाएगा। बाबूजी हाँ करने के पहले हमसे पूछना तो चाहिए था ना। हमारी जिंदगी बिल्कुल भी हमारी नहीं है क्या? अरे है क्यों नहीं, पूरी तुम्हारी है, पर उसका क्या करना है इसकी अकल नहीं है अभी तुम में। ऐसे फैसले बच्चों के हाथ में नहीं दिए जाते। हमने तुम्हारी किसी भी बात को कभी ना नहीं कहा है। एक बार हमारी भी बात मान लो। बाबूजी, आप अपनी इज्जत के लिए हमारी पूरी जिंदगी मांग रहे हैं, किसी बलि के बकरे की तरह। क्या नाप शनाप बकरी हो मधु, हम तुम्हारी बलि देंगे? अरे रमाकांत तुमको बेटी की तरह चाहते हैं, मगर बाबूजी हम विनय को चाहते हैं। अपना किस्सा अपनी दोस्त बिजली को बताते बताते अतीत से वापस आ गए बालकिशन। आज बहुत डरते डरते पीसीओ से रमाकांत को माफी मांगने के लिए फोन लगाया था हमने। रमाकांत, हम बोल रहे हैं। बालकिशन? बालकिशन? सोचा था गालियां देके फोन रख देगा, पर वो बोला, पंडित अच्छा नहीं किया, रिश्तेदार ना बना कोई बात नहीं, दोस्ती क्यों तोड़ दी यार। उसने ही बातों बातों में बताया कि उसको उड़ती उड़ती खबर मिली है कि मधु को लड़की हुई है। बस तब से बड़ी बेचैनी हो रही है बिजली। अपनी नातिन को देखने का बड़ा मन कर रहा है, गोद में उठा के देर तक उसको खिलाने का मन कर रहा है, मगर करें भी क्या। अपनी बिटिया की ही कसम खाए थे कि कभी शक्ल नहीं देखेंगे उसकी, अब जाएं भी तो कैसे। बालकिशन हल्के हल्के सुबकने लगे, लेकिन ये उनसे बिजली के सामने न किया गया। तो उठ के वापस अपनी कुर्सी पे आ गए। फिर अपने पर्स की जेब से वो कागज की पर्ची निकाली जो न जाने कब से उनके पास थी, और सुबकते सुबकते वहीं सो गए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। धीरे धीरे बिजली एकदम ठीक हो गई और वापस अपनी दिनचर्या पे आ गई, मगर इस सब से उसमें एक बदलाव आ गया था। उसकी खाने पीने की खुराक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बालकिशन ने अपने रोज आने वाले एक टिफिन को 1.5 टिफिन में बदल दिया था, पर उसके बावजूद भी जब बिजली का सामने बैठकर पूंछ हिलाना बंद नहीं हुआ तो वो पशोपेश में पड़ गए। सोचने लगे कि ये पिद्दी सी बिजली कितना खाने लगी है। बालकिशन ने एक दिन उसको डपटते हुए कहा, तू दिन ब दिन हैवान क्यों होती जा रही है? इतना खाएगी तो पेट फट जाएगा किसी दिन।
मगर बिजली बगल में खड़ी सर झुकाए पूंछ हिलाती रही, जैसे डांट पड़ने के बाद उनकी बेटी मधु खड़ी हो जाया करती थी। बालकिशन को मधु की याद आने से खुद पे गुस्सा आया और वो सब कुछ भूल जाने के लिए अपनी कुर्सी पर जल्दी सोने चले गए। सुबह जब उठे तो बिजली अपनी जगह पे नहीं थी। उनको लगा यहीं कहीं चली गई होगी, पर जब वो न तो सुबह दूध लेने के वक्त न ही खाना खाने के वक्त नजर आई तो बालकिशन चिंता में आ गए। आखिर बिजली कहाँ गई? लोगों से सुन रखा था उन्होंने कि कुत्ते प्यार, नफरत, गुस्सा, खुशी सब समझते हैं। याद आते ही खुद से ही बातें करते हुए बोले, कहीं कल की डांट से तो, पर वो तो बस ऐसे ही डांटा था। फिर सोचने लगे, मधु को भी तो बस डांटा ही था। इस बार वो पहली वाली गलती दोहरा नहीं सकते थे, तो सब काम छोड़ छाड़ के बिजली को खोजने लग गए। 15 गगनचुंबी इमारतों की सोसाइटी में बिजली को ढूंढते भी तो कैसे। जब बिजली नहीं मिली तो आते जाते लोगों से पूछने लगे, मगर कुछ अता पता नहीं चला। 4 दिन में बालकिशन की हालत पहले वाले बालकिशन की तरह हो गई। उनसे न तो खाया जाता न चैन की नींद आती। 5वें दिन रात का कुछ 3-4 बजा होगा कि उनको बिजली की आवाज आई। सुनते ही बालकिशन एकदम से जाग पड़े। देखा तो सामने बिजली अपनी पूंछ हिला रही थी। वो कुर्सी से उठ के उसकी तरफ बढ़े, मगर बिजली उल्टे पांव वापस हो ली। बालकिशन की कुछ समझ में नहीं आया। वो भी तेज कदमों के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। बिजली कॉलोनियों के बीच से होते हुए एक पार्क में घुस गई और देखते ही देखते घनी झाड़ियों वाली एक जगह में जाके गायब हो गई। बालकिशन को दूर से लगा जैसे कई और कुत्ते भी बिजली के आसपास थे। बालकिशन ने बिजली को बचाने के लिए डंडा हाथ में उठा लिया और फटाफट उसकी तरफ भागे। मगर जब वहां पहुंचे तो उनको अपनी कमजोर आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर गौर से देखा। बिजली के बगल से 3 छोटे छोटे बिजली के बच्चे इधर उधर लौट रहे थे। वही एक हथेली जितने लंबे, रुई जैसे, उंधी मुंदी आंखों वाले, बिल्कुल खिलौनों जैसे। बालकिशन को अब समझ में आया कि बिजली पिछले कुछ दिनों से गायब क्यों हो गई थी। क्यों वो हर वक्त भूखी रहती थी। उनको तो कभी एहसास भी नहीं हुआ। उनके लिए तो जैसे खोए हुए पल बिजली के जरिए वापस आ गए थे। वो एक बार फिर बिजली के बगल में बैठ गए और उसके सर पर हाथ फेरते फेरते उसका माथा चूमने लगे। उनकी बेटी जैसे ही थे उनके नाती, खूबसूरत, प्यारे। उन्होंने एक एक करके सबको गले से लगाया, पुचकारा और चुप करा के सुला दिया। फिर अपना कंबल लाकर उनको उड़ाकर बिजली को देखते हुए बोले, एक बेटा है और 2 बेटियां, बिल्कुल तेरे जैसी। बिजली उनके हाथ को इस तरह चाटने लगी जैसे मानो सब समझ गई हो। अगली सुबह तड़के बालकिशन अपनी बेटी की आखिरी याद, वही उनकी जेब के पर्स में रखी पर्ची, हाथ में लिए थे। उस पर्ची में उनकी बेटी के घर का फोन नंबर था और वो एसटीडी की दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज इतने साल बाद उनको अपनी नातिन की आवाज सुननी थी। बस इतनी सी थी कहानी।